नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशंबर थानवी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ध्येय विथ विशंबर थानवी। जैसा कि कल के वीडियो में हमने देखा था राजस्थान के चौहान वंश, जिसमें सपादलक्ष व अजमेर के चौहानों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान कहाँ से आए और इनका संबंध किस वंश से था, तो उससे संबंधित आज हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, रणथंभौर के चौहान के चौहान की जब बात करें तो पृथ्वीराज चौहान, जो कि तराइन का तृतीय युद्ध, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ और पृथ्वीराज चौहान द्वितीय युद्ध में 1192 में पराजित होने के पश्चात अपना पुत्र, पृथ्वीराज चौहान के पुत्र जिसका नाम था गोविंद देव या गोविंदराज सत्ता संभाले हुए था और गोविंदराज को अजमेर का शासक या सामंत बना दिया गया। शहाबुद्दीन गौरी के जो गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने शहाबुद्दीन गौरी के गुलाम रह करके यहाँ सत्ता स्थापित की, दिल्ली के अंदर अपना साम्राज्य स्थापित किया और उसने गोविंद देव को अजमेर का शासक बनाया, अजमेर का सामंत बना दिया। परंतु गोविंदराज के चाचा, जिसका नाम था हरिराज, पृथ्वीराज के भाई, इन्होंने आक्रमण करके अजमेर पे और सत्ता स्थापित कर दी। परिणाम स्वरूप गोविंद देव कुतुबुद्दीन ऐबक के पास जाते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक के पास जाकर के इस बात की चर्चा करते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक पुनः आक्रमण करते हैं और हरिराज को पराजित कर देते हैं। हरिराज वहाँ से हार जाते हैं, हार करके दुखी होकर आत्महत्या कर लेते हैं। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गोविंद देव को अजमेर की सत्ता से हटा करके इन्हें रणथंभौर क्षेत्र में सामंत बना दिया जाता है और रणथंभौर के चौहानों की सत्ता स्थापित करते हैं गोविंद देव। इस प्रकार रणथंभौर के चौहानों के जो संस्थापक थे वो बनते हैं गोविंद देव, जो कि पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे। अब यहाँ बात आती है, चर्चा करते हैं रणथंभौर दुर्ग। देखिए, रणथंभौर दुर्ग जो है वो यहाँ पर जो है थंब पहाड़ी और यहाँ है रण पहाड़ी। ये रण पहाड़ी है, ये थंब पहाड़ी है और थंब पहाड़ी के ऊपर रणथंभौर दुर्ग का निर्माण होता है और यह बड़ा ही दुर्गम क्षेत्र है। चारों तरफ घाटियाँ, चारों तरफ पहाड़ियाँ और आसपास के क्षेत्र में कंटीली झाड़ियाँ, जंगल, वन, अरण्य इत्यादि यहाँ पर हैं। परिणाम स्वरूप ये जो दुर्ग है अपने आप में बेजोड़ है, दुर्गम दुर्ग है। इसी कारण अबुल फजल ने कहा है, अबुल फजल कहते हैं बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं और यह जो है वो बख्तरबंद है। बाकी दुर्ग नंगे और यह दुर्ग बख्तरबंद है। यह दुर्ग बख्तरबंद है, बख्तरबंद। परिणाम स्वरूप इस दुर्ग की रक्षा करना बहुत ही सरल है। इसके ऊपर कोई भी आक्रमण हो उससे पहले कई बार शत्रु सोचता है। यह दुर्ग अपने आप में रणथंभौर के चौहानों की वीरता की गाथा गाता है। अब यहाँ पर गोविंदराज के पश्चात गोविंदराज की सत्ता स्थापित करते हैं। फिर बाद में आते हैं वल्हण के बाद में प्रहलाद के बाद में वाघभट्ट, वीर नारायण के बाद में वाघभट्ट। ये इसके प्रमुख शासक होते हैं। इनकी किसी विशेष उपलब्धि नहीं है। इसके अलावा जो छठे शासक आते हैं वो हैं जयत्र सिंह कह दें, चाहे जय सिम्हा कह दें। जय सिम्हा जो है, इनकी सत्ता 1250 से लेकर के
1282 तक, अर्थात 32 वर्ष तक ये रणथंभौर दुर्ग पे अपना शासन करते हैं। और इनके एक पुत्र होता है जिसका नाम है हमीर। हमीर को अपने ही कार्यकाल में अपना उत्तराधिकारी घोषित करके रणथंभौर का शासक बना करके ये चले जाते हैं वन और जंगल में चले जाते हैं। संन्यास ग्रहण करके वे वन की तरफ प्रवेश करते हैं। अब जो हमीर जो है उसका जो शासनकाल है 1282 से लेकर के 1301 तक का आता है। हमीर इतिहास में अपने हठ के कारण बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। हमीर का जो हठ है विश्व प्रसिद्ध रहा है। इस प्रकार से कहा गया है, ये पंक्ति भी कई बार परीक्षा में प्रश्न में पूछी गई है। सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, त्रिया तेल हमीर हठ, चढ़े न दूजी बार। ये प्रश्न सीधा का सीधा पूछा गया है। सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, त्रिया तेल हमीर हठ, चढ़े न दूजी बार। जिस प्रकार से वन में शेर ही एक व्यक्ति होता है, शेर ही एक पशु होता है, उसके अलावा कोई पशु वहाँ निवास नहीं कर सकता, वही उसी क्षेत्र का राजा होता है। उसी प्रकार सत्पुरुष ने एक बार जो वचन दे दिया है कभी उस वचन से डिगेगा नहीं। इसी प्रकार कदली के फल में एक बार ही फल पैदा होते हैं। और ऐसे ही त्रिया तेल, कोई भी महिला, कोई भी स्त्री, कोई भी लड़की, उसकी विवाह होता है, विवाह के समय एक बार ही तेल चढ़ता है। अगर वह दूसरी बार विवाह करे तो उसमें तेल नहीं चढ़ता है। हमीर हठ, हमीर जैसा हठ आज तक न तो किसी को चढ़ा है न ही चढ़ने वाला है, क्योंकि इस प्रकार का हठ करने पर व्यक्ति को अपनी जीवन लीला समाप्त करती है। उन्होंने शरण वचन प्रतिपाल, अपने शरणागत के वत्सल, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया था। ऐसा हमीर जैसा हठ किसी व्यक्ति को नहीं चढ़ने वाला, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। यह जो दोहा है, यह जो कविता है, किस संदर्भ में, किस व्यक्ति के लिए कहा गया है या किस दुर्ग के लिए कहा गया है? तो रणथंभौर दुर्ग से संबंधित है, हमीर से संबंधित है। अब जो राव हमीर है वो रणथंभौर के शासक बनते हैं। रणथंभौर में सत्ता संभालते ही इनके सामने अब यहाँ स्थिति ये है, ये रणथंभौर बड़ा ही दुर्गम दुर्ग, और यहाँ पर दिल्ली पे सत्ता है खिलजी वंश की, जिसमें आता है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक है। और जलालुद्दीन खिलजी को सेना किसी अभियान में जाती है, चाहे मालवा जाती है चाहे गुजरात जाती है, तो उन्हें इस रणथंभौर से, सवाई माधोपुर से होकर के गुजरना पड़ता है। और ये दिल्ली के शासक है, परिणाम स्वरूप इनसे ये कर वसूली करते हैं, लेकिन राव हमीर कबीर किसी प्रकार का कोई कर नहीं देता है। परिणाम स्वरूप इनके बीच में आपस में टसन होती है। इधर जो अमीर है, अमीर ने भी एक नीति अपनाई थी, जो नीति थी दिग्विजय नीति, आसपास के सभी क्षेत्रों को जीत करके अपनी सत्ता स्थापित करना। वह नीति जो थी वो जलालुद्दीन खिलजी की भी थी। जलालुद्दीन खिलजी भी अपने आसपास के साम्राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। दोनों का उद्देश्य एक था। अमीर जो है वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था और इन्होंने 16 युद्ध लड़े, जीवन में 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 में उनको जीत मिली। अब बात आती है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अपनी सेना को भेजता है रणथंभौर दुर्ग के चारों ओर युद्ध करने के लिए, घेरा डालने के लिए। वह काफ़ी समय तक घेरा डाले रहता है, लेकिन वह पुनः अपने घेरे को हटा देता है और यह कहता है रणथंभौर जैसे दुर्ग मुसलमान के एक बाल के बराबर मैं समझता हूँ। कहते हैं
खीस यानी बिल्ली खंबा नोचे, या अंगूर खट्टे हैं। वह यहाँ पे जीत प्राप्त नहीं कर पाता है और यह डायलॉग दे करके चला जाता है। रणथंबोर जैसे 10 दुर्ग मुसलमान के एक बाल के समान मानता हूँ, के समान मानता हूँ। इस प्रकार से डायलॉग कह के वो चला जाता है। परीक्षा में क्वेश्चन आता है, रणथंबोर जैसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के समान समझता हूँ, यह कथन किसका है? इस प्रकार का प्रश्न भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। अब जब वो जलालुद्दीन खिलजी वहाँ से चला जाता है, उसके बाद में जलालुद्दीन खिलजी का ही एक दामाद कह दो, चाहे भतीजा कह दो, दामाद भी था और भतीजा भी था। मुसलमानों में इस प्रकार के संबंध होते रहते हैं, दामाद या भतीजा। इस दामाद या भतीजा जो था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मौत के घाट उतार दिया, काम तमाम कर दिया, खुद दिल्ली का शासक बन गया। अब वह दिल्ली का शासक बनता है अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी के दिल्ली शासक बनते ही उसके सामने भी साम्राज्य विस्तार की नीति आती है और साम्राज्य का विस्तार करता है, अपने साम्राज्य को बढ़ावा देता है। अब वहाँ रणथंबोर में अमीर है, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी और अमीर के मध्य आपस में शत्रुता होने के कई कारण आते हैं। अलग अलग पुस्तकें अलग अलग बताती है। अब अमीर के बारे में ऐतिहासिक स्रोतों के संदर्भ में अगर हम पता करना चाहें तो कुछ पुस्तकें उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक तो है अमीर महाकाव्य। अमीर महाकाव्य, अमीर महाकाव्य जो है वो नयन चंद्र सूरी ने लिखा है। नयन चंद्र सूरी। अमीर हठ, ये पुस्तकें बड़ी प्रसिद्ध है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। अमीर हठ पुस्तक जो है वो चंद्रशेखर ने लिखी है। अमीरायण, अमीरायण यह बाउंड व्यास ने लिखी है। अमीर रासो जोधराज ने लिखी है। और हमीर बंधन कैलाश अमृत ने लिखी है। इसमें से दो प्रसिद्ध बहुत ही प्रसिद्ध है अमीर हठ। अमीर हठ जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद ने हठ किया था, इससे हम याद कर सकते हैं अमीर हठ। अमीर महाकाव्य, महायान बड़ा है और चंद्रमा, सूर्य, सूरज ये भी बड़े होते हैं। इस प्रकार से हम इसको अमीर महाकाव्य के नाम याद कर सकते हैं, अमीर हठ का नाम याद कर सकते हैं। अमीर रासो है वो जोधराज ने लिखा है। ये सब जो ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, ऐतिहासिक स्रोत हैं, वो हमें अमीर के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। उसके पश्चात आता है इन दोनों के बीच में किस प्रकार से शत्रुता बढ़ती है। इसके पहला कारण है अमीर का कर न देना। अमीर का कर न देना। दूसरा, महमूद शाह को शरण में रखना। तीसरा, उलूग खां, नुसरत खां के बीच उलूग खां, नुसरत खां व महमूद शाह के बीच धन बंटवारा। एक और कारण आता है चिमना महमूद शाह प्रेम प्रसंग। ये चार कारण आते हैं इनमें आपस में। पहला तो है अमीर का कर न देना,
अमीर ने किसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी को किसी प्रकार का कोई कर नहीं दिया। दूसरा है महमूद शाह को इसने शरण में ले रखा था, जो कि मंगोल शासक था। ऐसा आता है कि एक बार दरबार में जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने शासन में है और यहाँ इनकी एक पत्नी है, बेगम है, जिनका नाम है चिमना या चिमाता, और इसका एक मित्र है जिसका नाम है महमूद शाह। अब ये महमूद शाह और चिमना, जो कि चिमना है वो अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी है, बेगम है, इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हो जाता है। जब इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग होता है, इसकी जानकारी अलाउद्दीन खिलजी को पता लगती है। अलाउद्दीन खिलजी इसको समझाता है महमूद शाह को, महमूद शाह समझ नहीं पाता है। एक बार चिमना और महमूद शाह दोनों मिलकर के अलाउद्दीन खिलजी को मारने का षड्यंत्र रचते हैं, जिसकी जानकारी अलाउद्दीन खिलजी को पड़ जाती है। अलाउद्दीन खिलजी अपने सैनिकों को मारने के लिए भेजता है, लेकिन उससे पहले ही महमूद शाह अमीर के पास चला जाता है। अमीर उसको शरण दे देता है। अब अमीर के शरण देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी उनको महमूद शाह के बारे में पूछता है, उन्हें छोड़ने के लिए बारे में कहता है, समर्पण करने के लिए कहता है, लेकिन अमीर अपनी हठ पे अड़ जाते हैं और महमूद शाह को छोड़ते नहीं हैं। परिणाम स्वरूप इनके बीच में आपस में टेंशन उत्पन्न हो जाता है। ये कारण भी आता है, अमीर का कर देना ये भी कारण आता है, महमूद को शरण देना यह भी कारण आता है। ऐसा भी आता है कि उलुग खां, नुसरत खां और महमूद शाह तीनों मिलकर के अपनी सेना लेकर गुजरात अभियान में जाते हैं। वहाँ से जीत करके अपने साथ धन लेकर के आते हैं। धन लेकर के जब तीनों आते हैं, जालोर के आसपास धन का बंटवारा करते हैं। परिणाम स्वरूप उनके बीच में आपस में कोई विवाद हो जाता है। विवाद के परिणाम स्वरूप महमूद शाह को ये मारने दौड़ते हैं। महमूद शाह आकर के अमीर के पास में शरणागत रख लेता है, शरण के रूप में आता है। यह भी कारण आता है। चिमना और महमूद शाह का जो प्रेम प्रसंग है, ये जो जैसे कि हमने चर्चा की है, ये भी विषय आता है। कुल मिलाकर के अलाउद्दीन खिलजी और अमीर के बीच में आपस में तनाव उत्पन्न होता है। अब अमीर जो है वह अपनी सेना रणथंबोर दुर्ग के ऊपर भेजता है। रणथंबोर दुर्ग के ऊपर अपने दो सैनिकों को, सेनापतियों का सेना लेकर भेजता है, जिसमें एक होता है नुसरत खां, दूसरा आता है उल्लुग खां। उल्लुग खां जो है वो अमीर का ही भाई है। इधर से रणथंबोर से सेना लेकर के भेजते हैं, जिसमें भीम सिंह और दूसरा आता है धर्म सिंह। बीच में जो हिंदुवाट घाटी है, हिंदुवाट घाटी में युद्ध होता है, जो कि बनास के तट पर है। और इस युद्ध के अंदर नुसरत खां जो है वो मारा जाता है। उल्लुग खां अकेला बच जाता है। उल्लुग खां अपनी सेना को लेकर हार करके वापस अलाउद्दीन खिलजी के पास में जाता है। उधर भीम सिंह और धर्म सिंह युद्ध जीत करके वापस रणथंबोर की तरफ जाते हैं। लेकिन भीम सिंह जो है उसको अलाउद्दीन के कुछ सैनिक टुकड़ी में से एक अल्प खां द्वारा भीम सिंह को मार दिया जाता है। अब धर्म सिंह जब वापस रणथंबोर जाता है अमीर के पास में, और अमीर भीम सिंह की मृत्यु पर दुख प्रकट करता है और उसको संशय होता है कि ये इनके इन प्रकरण ने हो सकता है धर्म सिंह ने ही भीम सिंह को मरवाया हो। परिणाम स्वरूप इसको जो कि मंत्री पद था उस मंत्री पद से हटा दिया जाता है। धर्म सिंह को हटा करके भोज को मंत्री पद दे दिया जाता है। परिणाम स्वरूप धर्म सिंह नाराज हो जाता है, लेकिन कुछ कारणवश चापलूसी की वजह से धर्म सिंह को वापस रणथंबोर के क्षेत्र का मंत्री बना दिया जाता है। अब ये भोज नाराज हो जाता है। भोज नाराज होकर के अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है। भोज के कहने से
अलाउद्दीन खिलजी पुनः रणथंबोर के ऊपर आक्रमण करता है। चूँकि भोज उसके साथ मिल गया है, परिणाम स्वरूप रणथंबोर दुर्ग का एक दुर्ग है पास में जिसका नाम है जाइन दुर्ग। जाइन दुर्ग को रणथंबोर की कुंजी कहते हैं। रणथंबोर की कुंजी, रणथंबोर की कुंजी के नाम से जाना जाता है जाइन दुर्ग। जाइन दुर्ग के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी की सेना विजय प्राप्त कर लेती है और यहाँ से विजय प्राप्त करने के पश्चात ये रणथंबोर के पास चलती है और रणथंबोर दुर्ग के ऊपर घेरा डाले रखती है। कई महीने तक रणथंबोर दुर्ग के ऊपर घेरा डाले रहता है और उधर अलाउद्दीन खिलजी को समाचार मिलते हैं अवध से दिल्ली पर अनेक प्रकार के विद्रोह हो जाते हैं। वह जल्दी से जल्दी रणथंबोर दुर्ग से विजय प्राप्त करके यहाँ से निकलना चाहता है। परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन खिलजी अमीर को संदेश भेजता है संधि के लिए। अमीर अपने 2 रतिपाल और रणमल नाम के 2 सेनापति थे, जिनमें रतिपाल को संधि के लिए भेजता है। और जब रतिपाल को संधि के लिए भेजता है, अलाउद्दीन उनको लालच दे करके कि युद्ध तो हम जीतेंगे ही, निश्चित रूप से युद्ध जीतना है, क्यों ना तुम हमारी मित्रता स्वीकार कर लो और जैसे ही युद्ध जीतेंगे हम तुम्हें रणथंबोर का शासक घोषित कर देंगे। रतिपाल कहता है मेरे साथ एक और है, रणमल भी है, चिंता मत करो, रणमल को भी आधा आधा साम्राज्य दे देंगे, बंटवारा कर लेना। परिणाम स्वरूप रतिपाल के बीच में आपस में सेटिंग हो जाती है और रतिपाल वापस आता है। रात्रि के समय कुछ जो मोर्चे हैं उन मोर्चों से सैनिकों को हटा दिया जाता है। उसी समय अलाउद्दीन खिलजी की सेना के सैनिक टुकड़ी उस क्षेत्र से, उस मोर्चे से रणथंबोर दुर्ग के अंदर प्रवेश करती है। रणथंबोर दुर्ग में प्रवेश करने पर अमीर की जो रानी है जिसका नाम है रंग देवी, अमीर की पुत्री है जिसका नाम है देवल देवी, देवल दे या देवल देवी। इस दुर्ग के मध्य में एक पद्म तालाब होता है, पद्म तालाब, और अमीर अपनी सेना को लेकर के केसरिया पहन करके युद्ध में कूद पड़ता है। परिणाम स्वरूप रंग देवी, देवल देवी सहित अनेक राजपूत क्षत्राणियाँ अपने स्त्रीत्व, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए उस तालाब में कूद पड़ती है और यह जल जौहर के रूप में जाना जाता है। जल जौहर, एक अग्नि जौहर होता है, एक जल जौहर होता है। जल जौहर कहती है पुरुष जो है वो केसरिया पहनते हैं और बलिदान होते हैं, तो पुरुष और स्त्रियां दोनों मिलकर के जब इस प्रकार का बलिदान देते हैं, इस बलिदान को शाका कहा जाता है। शाका। 11 जुलाई 1301 राजस्थान का पहला साका, राजस्थान का पहला साका रणथंबोर दुर्ग में होता है। राजस्थान का पहला जल जौहर कह दें, राजस्थान का पहला साका कह दें, तो वह होता है रणथंबोर दुर्ग में। ऐसा भी उल्लेख मिलता है अमीर ने शिव जी के सामने अपना प्राण त्याग दिया था, अपना सिर काट करके दे दिया था, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। उसके पश्चात रणथंबोर दुर्ग के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी की सत्ता स्थापित हो जाती है। युद्ध के बाद जब रणमल और रतिपाल उनसे अपना हिस्सा, अपना बंटवारा, अपना राज्य मांगते हैं, तो वो कहते हैं अपने ही स्वधर्मी वचन प्रतिपाल शासक वीर बहादुर व्यक्ति के साथ तुम धोखा कर सकते हो, तो तुम मेरे साथ किस प्रकार से पेश आओगे। परिणाम स्वरूप रतिपाल रणमल की वो हत्या करवा देता है और महमूद शाह को बुलाता है। महमूद शाह को कहता है बोलो तुम्हें अगर छोड़ दिया जाएगा तो तुम क्या करोगे। तो कहता है पहले कत्ल मैं तुम्हारा करूँगा, उसके बाद अमीर के वंशज को मैं रणथंबोर की सत्ता दे दूँगा। यह सुन करके वो गुस्सा हो जाता है और महमूद शाह को हाथी के पैरों से कुचला देता है। इस प्रकार से रणथंबोर के चौहान की यह पहला साका, राजस्थान का पहला साका होता है। अगले वीडियो में हम और लेकर के आएंगे आपके सामने। तब तक आप मेरे चैनल यदि ध्येय विथ विश्वम्भर थानवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि कोई भी कॉलेज लेक्चर की, फॉरेस्ट गार्ड की,
पटवारी की परीक्षा दे रहे हैं, उसके लिए राजस्थान के लिए उनकी अच्छी तैयारी हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।